मैं हूं अतिया अंसारी, आपकी हिस्ट्री एजुकेटर, और हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को, जिसमें हमने हमारे चैप्टर नंबर 15 की शुरुआत की है। और ये वीडियो होगा इसका पार्ट सेकंड, जिस चैप्टर का नाम है इमर्जेंस ऑफ गांधी। हम बात करेंगे इस चैप्टर में कि जब मोहनदास करमचंद गांधी जो है इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के फील्ड में आ जाते हैं तो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, कैसे ये मास मूवमेंट में तब्दील हो जाता है, कौन से डिफरेंट मूवमेंट्स है जो उनके जरिए चलाए जाते हैं, और कैसे फाइनली ये पूरा जो टाइम पीरियड होगा वो गांधीयन एरा में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हम अगर हमारे पिछली क्लास की बात करें तो जो हमने पार्ट 1 किया ऑफ द चैप्टर नंबर 15, तो उसमें हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हालात थे दुनिया के, और स्पेसिफिकली हमने देखा कि भारत में लोगों का रिएक्शन कैसा था, क्या हालात थे भारत में, कैसे इकोनॉमिक रिप्रेशन आया हुआ था, मंदी फैली हुई थी, लोग कितने नाराज थे, चाहे वो हमारी पेजेंट्री हो, हमारे किसान हो, या फिर हमारी एजुकेटेड वेस्टर्न एजुकेटेड जो हमारा इंटेलिजेंसिया था वो भी, अनएम्प्लॉयमेंट की भरमार थी, और कैसे लोगों में जो नफरत गुस्सा था वो बढ़ता चला जा रहा था कॉलोनियल इंपेरियल रूल के खिलाफ। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है अपने वादे पूरे करने से भी नाकाम रहते हैं जो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान किए थे। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो रशियन रेवोल्यूशन था अक्टूबर का 1917 का, जो लेनिन की लीडरशिप में होता है रशिया में, और जब पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाई जाती है दुनिया में, तो उसका जो है कितना असर पड़ता है भारत पर, कैसे चीज़ें इंस्पायर होती हैं यहाँ पर भी, एंड वी स्टार्ट फीलिंग दैट के लोग इनविंसिबल नहीं है, ब्रिटिशर्स को भी हराया जा सकता है। उसके बाद वी हैव आल्सो सीन कि कैसे मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स आते हैं 1919 में, उसमें क्या चीज़ें बताई जाती है प्रोविंशियल लेवल पर, जो हमने देखा एक न्यू कंसेप्ट की बात की, हमने बात की डायरार्की की। सो हमने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर देख लिया है हमारी प्रोविंशियल लेवल पर। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे हमारे सेंटर में क्या होगा लेजिस्लेटिव का सिस्टम, हाउ द एग्जीक्यूटिव आर गोइंग टू वर्क अंडर द न्यू मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919। लेट्स बिगिन आवर क्लास। हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की। हमने देखा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, यहाँ पर एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये कंसेप्ट है ऑफ द डायरार्की। अगर हम हमारे सेंट्रल लेवल की बात करें तो यहाँ की जो गवर्नमेंट होगी, जैसे कि बात की गई थी अगस्त डिक्लेरेशन में, जो स्टेटमेंट दिया गया था ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वो नहीं आएगी ऑल ओवर इंडिया। सेंटर में अभी भी इस एक्ट के जरिए जो 1919 में आएगा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं लाई जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की कि कैसे यहाँ पर होगा, जैसे हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट में देखा था, जो चीफ अथॉरिटी थी वो किसके पास थी, इट वॉज विद द गवर्नर। सिमिलरली सेंटर में जो चीफ अथॉरिटी होगी वो गवर्नर जनरल के पास होगी, नो वन कैन रूल आउट हिम, एक्सट्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उनके पास होगी। जैसे हमने अगेन प्रोविंशियल में देखा था, कुछ सब्जेक्ट्स जो थे वो ट्रांसफर्ड थे और कुछ जो थे वो रिजर्व्ड थे, राइट। उसी तर्ज पर हम देखेंगे सेंटर में भी दो लिस्ट होगी, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। जो वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स होगी उसमें 8 लोग होंगे, उसमें से हम देखेंगे 3 जो है इंडियंस होंगे, ओके, नॉट इवन 50%। गवर्नर जनरल के पास जो होगा कंप्लीट एब्सोल्यूट फुल कंट्रोल होगा, इवन जो रिजर्व सब्जेक्ट्स प्रोविंसेस के हैं उन पर भी कंट्रोल होगा गवर्नर जनरल का। एट एनी पॉइंट वो उसमें से चीज़ें लेकर उस पर रूल्स और एक्ट बनाए जा सकते हैं। गवर्नर जनरल जो होंगे उनके पास ये पावर होगी कि वो किसी भी ग्रांट में कमी बेशी कर सकते हैं, कट्स कर सकते हैं। ही कैन सर्टिफाई बिल्स जो रिजेक्ट कर दिए गए हैं लेजिस्लेचर्स के जरिए, वो उससे सर्टिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ वो ऑर्डिनेंसेस ला सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी ये पावर दी गई थी टॉप अथॉरिटी को। सिमिलरली यहाँ पर भी जो गवर्नर जनरल होंगे उनके पास ये राइट होगा कि दैट पर्सन कैन इशू द ऑर्डिनेंसेस, एंड वी नो दैट ऑर्डिनेंसेस इश्यूज करने की वजह से नो वन कैन ओवरराइड दैट ऑर्डिनेंस, और चीज़ें बहुत नई तरीके से बदलाव के साथ लाई जा सकती है, बिकॉज द स्कोप ऑफ द ऑर्डिनेंस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी वास्ट।
ये तो हमने बात की एग्जीक्यूटिव की। अगर हम लेजिस्लेचर की तरफ आते हैं तो ये जो लेजिस्लेचर था, सी अगेन यहाँ पर एक न्यू कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, बाय कैमरल अरेंजमेंट। अब अगेन बाय मीन्स टू, सो यहाँ पर दो अलग अलग, अगर हम आम भाषा में बात करें तो सदन, जैसे हमारा आज मॉडर्न इंडिया में कैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, सिमिलरली उसी तर्ज पर हम देखेंगे कि जो सेंटर का लेजिस्लेचर होगा वो बाइकैमरल होगा। सो एक होगा लोअर हाउस और एक होगा अपर हाउस। अब जो लोअर हाउस होगा उसको एक और नाम से जाना जाएगा जो कहलाएगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, वेर एज जो हमारा अपर हाउस होगा वो काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहलाएगा। सो ये हमने देख लिया क्या दो नाम होंगे। अब हम आते हैं कि कितने मेंबर्स होंगे, कौन कौन सी कम्युनिटी से आएगा, कितने रिजर्व्ड, कितने इलेक्टेड, कितने नॉमिनेटेड। सो लेट्स कम फर्स्ट, हमारा जो पहला है लोअर हाउस की अगर हम बात करें तो लोग हैं यहाँ पर, मेंबर्स है 145 मेंबर्स हैं। उसमें से हम देखेंगे कि जो 41 है वो नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है, एंड रेस्ट जो है जो कि है 104 ये होंगे इलेक्टेड। अब ये इलेक्टेड होंगे, ये फर्दर डिवाइड किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 52 जो है इसमें से जनरल होंगे, 30 जो है इसे मुस्लिम्स के लिए रखा जाएगा, 2 जो सीट्स होंगी वो सिख कम्युनिटी के पास होंगी, और 20 जो सीट होंगी वो स्पेशल कोटे में रखी जाएगी। सो दिस इज गोइंग टू बी द डिवीजन ऑफ द लोअर हाउस। 145, देन 41 नॉमिनेटेड, 104 इलेक्टेड, देन फर्दर इलेक्टेड का भी जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द काउंसिल ऑफ स्टेट जो हमारा अपर हाउस है, तो जैसे हमने देखा यहाँ पर 60 मेंबर्स होंगे, जिसमें से हम देखेंगे कि जो 26 होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे, और जो रिमेनिंग है दैट इज द 34 ये इलेक्टेड होंगे। अगेन इस इलेक्टेड में जनरल, मुस्लिम, यूरोपियन एंड सिख के लिए फर्दर डिवीजन किया जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ जो हम देखने को मिलती है कि इस 1919 का जो एक्ट आया गया है, मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स आए हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो इलेक्टेड है वो यहाँ पर पावर में है। पहले जो हम देखते थे रिफॉर्म्स आए भी थे, उसमें भी जो मेजॉरिटी थी वो नॉमिनेटेड की होती थी, बट इन दिस वी कैन सी दैट इलेक्टेड की मेजॉरिटी है। अगर हम बात करते हैं कि टेन्योर क्या था, सो काउंसिल ऑफ स्टेट जो होगा दैट इज द अपर हाउस, उसकी जो मुद्दत थी, म्याद थी, दैट वाज 5 years का टेन्योर होगा। और अगर हम बात करते हैं हमारे लोअर हाउस की, सो द टेन्योर इज गोइंग टू बी ऑफ 3 years, दोनों का अलग अलग टेन्योर होगा। लेजिस्लेटर्स जो थे उनके पास ये राइट दिया गया था कि दे कैन आस्क क्वेश्चन, वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी डाल सकते थे, वो एडजर्नमेंट पास कर सकते थे मोशंस के, साथ ही साथ वोट अ पार्ट ऑफ द बजट। सी ये हमेशा से बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है और हमने इसे मल्टीपल टाइम डिस्कस किया कि बजट पर जो लोग थे, इवन जो इलेक्टेड मेंबर्स भी जाते थे, उनके पास राइट नहीं होता था कि वो बजट पर सवाल उठाए, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस करे, या इवन वोट करे, उसके ऊपर मोशंस लाए। लेकिन इस कानून के अंदर, इस नए एक्ट के तर्ज पर हम देखते हैं कि मोशंस और जो वोट है वो पार्ट ऑफ द बजट पर लाए जा सकते थे। बट अगेन द ट्विस्ट इज हियर कि 75% ऑफ बजट जो था वो स्टिल नॉट वोटेबल था। दैट मीन्स इफ 25% ऑफ द बजट पर क्वेश्चंस और वोट डाले जा सकते थे, बट स्टिल इट वाज कुछ हाथ लगा था। दैट 25% वाज अ न्यू थिंग दैट केम अप। अगर हम बात करें द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, सी अगेन ये डिमांड की गई थी प्रीवियसली कि जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है या जो गवर्नर जनरल्स है वगैरह जो है, उनके टॉप ऑफिशियल्स जो हैं, उनकी जो सैलरी है, उनका जो पेमेंट है जो भारत की ट्रेजरी से जा रहा था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होगा इंडिया का, उनकी जो पेमेंट होगी अब वो ब्रिटिश एक्सचेकर से जाएगी। दैट मीन्स जो इंडियन ट्रेजरी है उससे नहीं जाएगी, जैसे कि अर्लियर हुआ करता था। ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज था दैट केम विद दिस मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919। लेकिन ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इस रिफॉर्म ऑफ 1919 की, सो इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे। फॉर एग्जांपल
अगर हम बात करें इसकी जो फ्रेंचाइजी थी वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। मीन्स मैं क्या कह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो राइट टू वोट की हम जो बात करते हैं कि किसके किसके पास राइट है वोट देने का, आज के आज़ाद भारत में हर 18 अबव सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ अ राइट टू वोट। लेकिन एट दैट टाइम जो फ्रेंचाइजी हमने देखा कि जो इलेक्टेड थे उनकी मेजोरिटी तो आ गई दोनों सदन में, अपर एंड लोअर हाउस में, बट अगेन अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शन अभी भी मौजूद थी। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि 1.5 मिलियन जो लोग थे उन्हें सेंट्रल लेजिस्लेचर में वोट देने का राइट दिया गया था, बट एट दैट टाइम इंडिया जो है वो अराउंड 260 मिलियन था एक एस्टिमेट के तौर पर। सो उसके कितने हिस्से को राइट दिया गया था वोट देने का? औरतों को राइट टू वोट मिला था, हमने पहले ही बात की, बट अगेन बहुत लिमिटेड थी चीज़ें, बहुत रेस्ट्रिक्शन थी, और ये ऐसा नहीं था कि हर किसी को मिल रहा है, सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ही राइट मिला था। तो ये ऑफकोर्स अ बिग ड्रॉबैक था। अगर हम बात करते हैं कि सेंटर के लेजिस्लेचर पे नो कंट्रोल था वाइसरॉय का एंड इसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर, मतलब जो चुनकर जा भी रहे हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं है वाइसरॉय पर, और साथ ऑफकोर्स वाइसरॉय पर तो नहीं है, उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर भी नहीं है। अगेन हमने जो बात की, जो सब्जेक्ट्स थे, अलग अलग जो टॉपिक्स थे जिन पर एक्ट्स बनाए जाएंगे, जिनके लिए काम किया जाएगा, उसका जो डिवीजन था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो सेंट्रल और प्रोविजन लेवल पर जो चीज़ें बांटी गई थी, जो ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, उनका जो डिवीजन था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। साथ ही साथ हम अगर बात करते हैं कि जो अलोकेशन ऑफ सीट्स थी सेंट्रल लेजिस्लेचर में, हाँ, और जो प्रोविंसेस की थी, वो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविंसेस की बेसिस पर थी। और अगर फॉर एग्जांपल मैं जब बात कर रही हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविंसेस की, फॉर एग्जांपल पंजाब जो है उसका बहुत ज़्यादा मिलिट्री इंपॉर्टेंस था, या फिर अगर हम बॉम्बे की बात करें तो इवन टुडे उसका जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो सीट्स देने के वक्त जो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविंसेस को बहुत ध्यान में रखा जाता था, चीज़ें उसके अकॉर्डिंग घूमती थी। सो ऑफकोर्स इट वॉज अ ड्रॉबैक अगेन। अगर हम प्रोविंशियल लेवल की बात करें तो जो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स था, ओके, एंड जो पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन था, वो दोनों पार्ट का वो काफ़ी इरेशनल था और अनवर्केबल था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स लाइक इरिगेशन या पुलिस या फाइनेंस, प्रेस, ये सब जो है रिजर्व्ड में रखे गए थे। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गो अहेड एंड डू अ सक्सेसफुल जॉब विद रिगार्ड टू द प्रोविंशियल सिस्टम, क्योंकि जो जैसे हमने पहले ही बात की कि जो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स थे वो बड़े ही अनसेटिस्फैक्ट्री थे। अगर हम बात करते हैं प्रोविंशियल जो मिनिस्टर्स थे जो चुनकर जा रहे थे, उन्हें कोई कंट्रोल नहीं था। पहली बात तो फाइनेंसेस पर हमने देखा सिर्फ 25% ऑफ बजट पर ही क्वेश्चन करने की आज़ादी है। उसके अलावा जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन पर भी इन मिनिस्टर्स का कोई कंट्रोल नहीं था। हम देखते हैं इसकी वजह से एक कांस्टेंट फ्रिक्शन होगा, कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट होगा इन दोनों के बीच में, मिनिस्टर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स के बीच में। इनफैक्ट हम देखेंगे कि ऐसे कई मौके आएंगे जब चीज़ें काफ़ी बिगड़ जाएंगी और गवर्नर को इन मैटर्स में आकर स्पेशल डिसीजन लेना पड़ेगा। हम देखते हैं कि इसकी वजह से फॉर एग्जांपल जब 1919 का एक्ट आता है, रिफॉर्म एक्ट आता है, उसके बाद जो है कांग्रेस एक स्पेशल सेशन में मिलेगा अगस्त 1918 में, और ये सेशन होगा बॉम्बे में, ठीक है। और इस सेशन की जो प्रेसिडेंटशिप है वो मिलेगी हसन इमाम को, और यहाँ पर जो कांग्रेस है इसकी बड़ी ही निंदा करेंगे इस एक्ट की। दे वुड बी वेरी डिसअपॉइंटिंग और इसे बड़ा ही अनसेटिस्फैक्ट्री एक्ट करार देंगे। एंड अगेन वो अपनी सेम डिमांड के साथ वापस आएंगे जो कि है सेल्फ गवर्नमेंट की। वो इसे नाकार देंगे और इससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे और अपनी डिमांड को बरकरार रखेंगे, दैट इज ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। लेट्स गो अहेड अ बिट और हम देखेंगे कि क्या कमेंट्स थे, व्हाट वर द व्यूज ऑफ द डिफरेंट पीपल विद रिगार्ड टू द रिफॉर्म्स। फॉर एग्जांपल लॉर्ड कर्जन, द वेरी प्रॉब्लमैटिक पर्सनालिटी, अगर हम इनकी बात करें सो ही सेड दैट कि जब कैबिनेट ने बात की थी और एक्सप्रेशन दिए था अल्टीमेट सेल्फ गवर्नमेंट का, सो प्रोबेबली जो है उन्हें कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए था कि एक इंटरवेंटिंग पीरियड होगा ऑफ 500 ईयर्स। दैट मीन्स यहाँ पर ये टॉन्ट की वे में कहा जा रहा है कि अगर आपको अल्टीमेट सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए तो एटलीस्ट 500 ईयर्स लगेंगे उससे अपने कंप्लीशन में।
ऑफ कोर्स हिज स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी दिस वे ओनली। अगर हम बात करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी बनाने वाले द ग्रेट सुभाष चंद्र बोस की, तो ये कहेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जो 1919 में आया था, ये जो फौज था फ्रेश फेटर्स फॉर द पीपल, दैट मीन ये कुछ नहीं देता है लोगों को, ये बस एक तरीके का धोखा है जो लोगों को दिया गया था, नथिंग लेस नथिंग मोर। अगर हम बात करते हैं मोहनदास करमचंद गांधी की, तो कहेंगे कि जो मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स था, अनदर नेम ऑफ द मोंटेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये सिर्फ एक मेथड है ताकि इंडिया को और डुबाया जा सके और ड्रेन करा जा सके इंडिया की वेल्थ को, और लंबे टाइम तक उन्हें अपने अंडर रखा जा सके। दिस इज जस्ट वन मोर मेजर इन ऑर्डर टू एड टू द टाइम पीरियड ऑफ द whole scenario. Even Mohandas Karamchand Gandhi was not satisfied with it, neither Subhash Chandra Bose nor the Indian National Congress. So eventually the support was not there, neither no one was satisfied or even happy with regard to the reform that came in the year 1990. So ये तो हमने बात कर ली मोंटेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म की। और जो ये हमारे चैप्टर का नाम है दैट इज इमर्जेंस ऑफ गांधी। अब हम मेजरली उस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं और हम जानेंगे मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में और उनके एंडेवर्स जो साउथ अफ्रीका में थे, अ लिटिल बिट अबाउट दैट, स्पेसिफिकली विद रिगार्ड टू हिज एक्टिविटीज इन इंडिया हम हमारी अगली क्लास में देखेंगे। बट लेट्स लर्न अबाउट MK गांधी। So we all know that he was born on 2nd of October in 1869 और इनका जन्म हुआ था पोरबंदर के काठियावाड़ में, जो कि गुजरात का हिस्सा है। पोरबंदर एट दैट टाइम वाज अ प्रिंसली स्टेट। ठीक है, अगर हम उसके बाद बात करें तो जब उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री हासिल कर ली इंग्लैंड से, उसके बाद वो जाएंगे साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका उनका जाना होगा एक केस के कनेक्शन में, और उनका जो क्लाइंट होंगे उनका नाम होगा दादा अब्दुल्ला। ये इंपॉर्टेंट नेम टू रिमेंबर कि व्हाई ही वेंट टू साउथ अफ्रीका। वो अपने एक केस के सिलसिले में गए थे और उनके क्लाइंट का नाम दादा अब्दुल्ला था। अब जब गांधी जी पहुंच जाते हैं साउथ अफ्रीका से, वो कुछ रियलाइज करते हैं, वहां पे वो देखते हैं कि जो वाइट रेसिज्म है उसका कितना अगली चेहरा है वहां पर, और किस कदर वो फैला हुआ है, और इसके नतीजे में जो ह्यूमिलिएशन, जो बेइज्जती सहनी पड़ रही है एशियंस को, वो बहुत ज्यादा है। ही वुड रियलाइज कि समथिंग शुड बी डन विद रिगार्ड टू दिस। साथ ही साथ हम देखते हैं कि हमारे जो लेबरर्स हैं जो साउथ अफ्रीका गए हुए हैं, उन्हें कितनी बुरी तरीके से सब्जेक्ट किया जा रहा है। इंडियन वर्कर्स जो वहां पर सेटल हो गए उनके साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है। हम देखते हैं कि गांधी जो है वहां पर 1914 तक रहेंगे। साउथ अफ्रीका में उनका स्टे जो है 1914 तक होगा, उसके बाद वो भारत वापस आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो इंडियंस है साउथ अफ्रीका में एट दैट टाइम, वो कौन सी कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं, मतलब वो किस तरीके के लोग थे, फॉर एग्जांपल व्हाट वाज देयर वोकेशन, ये किस तरीके से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो ब्रॉडली हम 3 कैटेगरीज बना सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 जो होंगे हमारे इंडेंचर, जो हमारे इंडियन लेबर्स होंगे जो वहां पर काम करने गए हैं, और बेसिकली वो साउथ इंडिया से ज़्यादा बिलोंग करेंगे, और ये लोग साउथ अफ्रीका माइग्रेट कर जाएंगे 1890 के बाद, और वहाँ पर वो प्लांटेशन में काम करेंगे। स्पेशली अगर हम बात करें तो शुगर प्लांटेशन जो होगी वहाँ पर ये लोग काम करेंगे। उसके बाद एक सेकेंड कैटेगरी होगी हमारे मर्चेंट्स की, जो इन लेबरर्स के बाद वहाँ पर पहुँचेंगे, और बेसिकली ये ज़्यादातर बिलोंग करेंगे मेमन मुस्लिम कम्युनिटी से। उसके बाद एक हमारे एक थर्ड कैटेगरी होगी, ये हमारे ऐसे लेबरर्स होंगे जो अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद साउथ अफ्रीका में ही सेटल डाउन हो जाएंगे और वहीं पर अपनी लाइफ गुजारेंगे अपने बच्चों के साथ। अब ये जो इंडियंस थे, जो हमने तीनों कैटेगरी की बात की, ये बेसिकली जो है इलिटरेट थे और इनके पास लिटिल या फिर नो नॉलेज थी इंग्लिश की, और जो उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो इसके इतने आदी हो गए थे, दे हैव मेड इट लाइक अ पार्ट ऑफ द डेली एग्जिस्टेंस, वो बस उसे सहे जा रहे थे। हमारे जो इंडियन इमिग्रेंट्स थे उन्हें इतनी डिसेबिलिटीज वहां पर सहनी पड़ रही थी, उनके साथ इतना बुरी तरीके से बर्ताव किया जा रहा था, एंड दे वर जस्ट ड्रिंकिंग इट अप, वो लोग बस उसे बर्दाश्त कर रहे थे। इवन उनके पास राइट टू वोट नहीं था इन साउथ अफ्रीका। वो लोग को एक पर्टिकुलर सोसाइटी, नॉट इवन सोसाइटी, लोकेशन पे रहना पड़ता था। दैट मीन्स यू कैन नॉट गो आउट ऑफ दिस, आपको एक तरीके से सेग्रीगेट कर दिया गया था। देन जो कंडीशन थी वो बड़ी ही अनसैनिटरी थी, बहुत ही अनहाइजीनिक थी, और जो कॉलोनीज थी कुछ एशियंस की और अफ्रीकन्स की,
उसमें ऐसे रूल तक बना दिए गए थे दैट यू कैन नॉट गो आउट ऑफ योर हाउस आफ्टर 9 PM, और इवन आप जो पब्लिक रोड्स है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं रात में 9 बजे के बाद. दीज सॉर्ट ऑफ रूल्स वर पुट ऑन द एशियन कम्युनिटी लिविंग इन साउथ अफ्रीका जब गांधी जी वहां पर जाते हैं. अगर हम बात करेंगे गांधी जी ने स्टार्टिंग में ये काम कैसे शुरू किया विद रिगार्ड टू रेजिंग अप हिज वॉइस अगेंस्ट ऑल द बैड थिंग्स दैट वर हैपनिंग इन साउथ अफ्रीका. सो उनका जो बिगिनिंग का फेज था वो काइंड ऑफ मॉडरेट फेज था. तो यहाँ पर वो आईएनसी की मॉडरेट मेथोडोलॉजी के जैसा ही करेंगे, पेटिशंस भेजेंगे, मेमोरियल्स भेजेंगे. वो जो साउथ अफ्रीका और ब्रिटेन दोनों की अथॉरिटीज को अपना पॉइंट बताने की कोशिश करेंगे. वो सोचेंगे कि उनका जो प्लाइट है अगर वो बताएंगे लोगों को तो कुछ स्टेप लिया जा सकता है. लेकिन हम देखते हैं कि स्लोली स्लोली उन्हें भी सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ना पड़ जाएगा. हम जानते हैं कि कोई भी बड़े मूवमेंट को चलाने के लिए, कोई भी कॉज के लिए काम करने के लिए यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आपका अपना कुछ पब्लिकेशन होना, आपका एक संगठन होने की बहुत ज़रूरत होती है. और इसी को देखते हुए हम देखते हैं कि एक नेशनल इंडियन कांग्रेस की बुनियाद रखी जाती है गांधी जी के जरिए साउथ अफ्रीका में. और उनका जो पब्लिकेशन होता है, उनका जो न्यूज़पेपर होता है, उसका नाम होगा द इंडियन ओपिनियन. ठीक है. तो हमने देखा पहला फेज जो था इट वाज द मॉडरेट फेज, जहाँ पे पेटिशंस भेजी जाएंगी. हम देखेंगे कि उसका कुछ नतीजा नहीं आएगा और एक सेकेंड फेज की शुरुआत की जाएगी. और जो सेकेंड फेज होगा ये एक तरीके का पैसिव रेजिस्टेंस होगा जो कि 1906 में शुरू होगा. अब पैसिव रेजिस्टेंस यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द वेरी फेमस टूल ऑफ गांधी जी, और हम बात कर रहे हैं सत्याग्रह की, हम बात कर रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस की. यही सब मूवमेंट है जब गांधी जी भारत आ जाएंगे उसके बाद भी इस्तेमाल किया जाएगा. 1906 में शुरू होगा द नेक्स्ट पीरियड जो कि लास्ट कर जाएगा 1906 से शुरू होने के बाद 1914 तक. जब तक गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहेंगे यही पैसिव रेजिस्टेंस सत्याग्रह का मेथोडोलॉजी इस्तेमाल किया जाएगा. हम आज यहीं पर रुकेंगे और हमारी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कौन से डिफरेंट टॉपिक्स थे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी और इश्यूज थे जिन पर गांधी जी ने आवाज़ उठाई. हम जानेंगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स के बारे में, हम जानेंगे उनके फिंगरप्रिंट के जो लगाने होते थे, हम देखेंगे जो मैरिजेस के लिए एक नया एक्ट पास किया गया था. ऑल ऑफ दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट क्लास. प्लस हम देखेंगे अराइवल ऑफ महात्मा गांधी इन